ये आकाशवाणी दिल्ली है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में आज नई दिल्ली में केंद्रीय प्रेक्षकों के साथ बैठक की। दिल्ली पुलिस ने नीरज बवाना गैंग से जुड़े एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज सशस्त्र सेना कर्मियों को 3 कीर्ति चक्र और 15 शौर्य चक्र प्रदान किए। सरकार ने मच्छर से पनपने वाले रोगों पर नियंत्रण के लिए उठाए गए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की समीक्षा की और जामिया मिलिया इस्लामिया में आज से अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में आज नई दिल्ली में केंद्रीय प्रेक्षकों की बैठक आयोजित की। प्रेक्षकों को चुनाव ड्यूटी के दौरान उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों की जानकारी देने के लिए बैठक बुलाई गई। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद आयोग ने पहली बार इस तरह की बैठक आयोजित की। प्रेक्षकों में भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा जैसी केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी शामिल थे, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्त तक चुनाव ड्यूटी पर रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी के दक्षिण दिल्ली प्रभारी योगेश गौड़, हिंद कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कृष्णपाल गहलोत सहित कुछ अन्य नेता आज कांग्रेस में शामिल हुए। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित की मौजूदगी में इन नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इन नेताओं का स्वागत करते हुए श्रीमती दीक्षित ने विश्वास दिलाया कि कांग्रेस में पूरे मान और सम्मान दिया जाएगा और सब मिलकर अभी से ही लोकसभा चुनाव में जुट जाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों को विजय दिलाने के लिए घर घर जाकर संपर्क किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने आज कहा कि आम आदमी पार्टी और पिछले 15 वर्षों तक दिल्ली में शासन में रही कांग्रेस पार्टी अकेले भाजपा का मुकाबला करने का साहस नहीं जुटा पा रही हैं। श्री गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की उपलब्धियों के सामने ये दोनों पार्टियां कमजोर साबित हो रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक और मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पार्टी के पूर्ण राज्य की मांग से संबंधित आंदोलन से भाजपा परेशान है। दिल्ली पुलिस ने नीरज बवाना गैंग से जुड़े एक अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसकी हत्या से लेकर अन्य आपराधिक मामलों में पुलिस को तलाश थी। इस पर दिल्ली पुलिस द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। पुलिस ने इस अपराधी को हल्की मुठभेड़ के बाद रोहिणी क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में कथित रूप से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के भूमि सौदे को लेकर आज भी कांग्रेस पर हमला जारी रखा। पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने ये जमीन उन लोगों से खरीदी जिनकी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। हरियाणा में पंचकुला की आतंक रोधी अदालत ने स्थानीय वकीलों की हड़ताल के कारण समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामले की सुनवाई सोमवार तक स्थगित कर दी है। इस बीच आरोपी स्वामी असीमानंद के वकील ने एक पाकिस्तानी महिला के इस दावे को खारिज किया है कि पाकिस्तान में रह रहे विस्फोट के प्रत्यक्षदर्शियों को गवाही के लिए समन नहीं भेजे गए। श्री असीमानंद के वकील ने यह भी कहा कि इन लोगों को कम से कम 6 बार समन भेजे गए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 18 फरवरी 2007 को हरियाणा में पानीपत के निकट समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट में 68 लोग मारे गए थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज सशस्त्र सेना कर्मियों को 3 कीर्ति चक्र और 15 शौर्य चक्र प्रदान किए। श्री कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में शौर्य सम्मान और विशिष्ट सेवा सम्मान प्रदान किए। 2 कीर्ति चक्र और 1 शौर्य चक्र मरणोपरांत प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने सशस्त्र सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों को 15 परम विशिष्ट सेवा पदक, 1 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 25 अति विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किए। परम विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत होने वालों में थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत भी शामिल थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। अरे अजय भाई, आपका बेटा राहुल नहीं दिखाई दिया आज? भारद्वाज जी वो किचन में है, खाना बना रहा है। किचन में? क्यों, कोमल बिटिया का है? कोमल बेटी तो बाहर है, कुछ घर का सामान वगैरह लेना था तो दफ्तर से लेती आएगी। मतलब बेटी बाहर और बेटा किचन में? अजय जी, ये क्या कर रखा है? कुछ खास नहीं जी, बेटियों और बेटों को बराबर बना रखा है। बेटों और बेटियों में फर्क क्या करना? बेटियों के पंखों को खुलने दीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी दिल्ली है। सरकार ने आज वेस्ट नील वायरस यानी मच्छर से पनपने वाले इस रोग पर नियंत्रण के लिए उठाए गए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की समीक्षा की। इस वायरस की खबर मुख्य रूप से अमेरिका से मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि मीडिया के एक वर्ग ने खबर दी है कि केरल के मालापुरम जिले में एक 7 वर्षीय बच्चा इस बीमारी से पीड़ित है। स्वास्थ्य सचिव प्रीत सुदान ने केरल के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव सदानंद के साथ बैठक की और स्थिति का जायजा लिया। मंत्रालय ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र से विभिन्न विभागों का एक केंद्रीय दल भेजा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को भी सतर्क कर दिया गया है तथा केंद्र और राज्य स्तर पर इस पर निगरानी रखी जा रही है। देश के किसी भी अन्य भाग में इस वायरस के फैलने की सूचना नहीं है। जामिया मिलिया इस्लामिया में आज से अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए आज से 12 अप्रैल तक अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम के साथ साथ अन्य पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे। एमफिल और पीएचडी के लिए भी ऑनलाइन आवेदन निर्धारित तिथि तक किए जा सकेंगे। आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक सुधार किया जा सकेगा। एमफिल और पीएचडी को छोड़कर सभी पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश पत्र 10 मई से 15 मई तक जारी किए जाएंगे, जबकि एमफिल और पीएचडी के लिए प्रवेश पत्र 5 जुलाई से 10 जुलाई तक जारी किए जाएंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि इतिहास में पहली बार भारत बीते 5 वर्षों में दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था बना है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करों में बढ़ोतरी किए बिना हासिल की गई है। श्री जेटली ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि चूंकि जीएसटी में आवश्यकता के अनुसार बदलाव किया गया है और इसे लगातार अनुपालन के अनुकूल बनाया जा रहा है, जिससे छोटे और मध्यम उद्यमियों तथा लाखों अन्य लोगों को फायदा हो रहा है। आज विश्व गुर्दा दिवस है। ये दिन हर वर्ष मार्च के दूसरे बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गुर्दे के महत्व और गुर्दे की बीमारियों को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष के विश्व गुर्दा दिवस का विषय है सभी के लिए सभी जगह स्वस्थ गुर्दा। आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में नेफ्रोलॉजी विभाग के प्रोफेसर आर.के. यादव ने बताया कि गुर्दे की बीमारी से बचाव के लिए मधुमेह को नियंत्रण में रखें और दर्द निवारक गोलियों का सेवन न करें। दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोने का मूल्य बिना किसी उतार चढ़ाव के 33,370 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज हुआ। चांदी 410 रुपए फिसल कर 39,300 रुपए प्रति किलो रह गई। राजधानी में आज सुबह के समय बादल छाए रहे और हल्की बारिश भी हुई, जिससे लोगों को ठंड का सामना करना पड़ा। आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहते हुए 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहते हुए 11.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में आज नई दिल्ली में केंद्रीय प्रेक्षकों के साथ बैठक की। दिल्ली पुलिस ने नीरज बवाना गैंग से जुड़े एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज सशस्त्र सेना कर्मियों को 3 कीर्ति चक्र और 15 शौर्य चक्र प्रदान किए। सरकार ने मच्छर से पनपने वाले रोग पर नियंत्रण के लिए उठाए गए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की समीक्षा की और जामिया मिलिया इस्लामिया में आज से अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
This is All India Radio. The news read by Lalema Aneja Dang. India has made it clear that terror and talks cannot go together, but it is ready to engage with Pakistan in an atmosphere free from terror. Addressing an event in New Delhi, External Affairs Minister Sushma Swaraj said Islamabad should take strictest action against terrorism and must stop sponsoring it against India if it wants talks with New Delhi. She said, some people say that Pakistan Prime Minister Imran Khan is a statesman. The External Affairs Minister said if Mr. Khan is so generous, he should hand over Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar to India. The minister said Pakistan has been misleading the international community over the issue of terrorism and shielding and encouraging it. India and Pakistan have agreed to work expeditiously on operationalizing the Kartarpur Sahib corridor. The corridor will facilitate Indian pilgrims to visit the holy shrine of Gurudwara Darbar Sahib at Kartarpur in Pakistan. The agreement was reached during the first meeting between the representatives of the two countries held at Attari in Punjab today. The objective of the meeting was to discuss the modalities and the draft agreement for Kartarpur corridor. The External Affairs Ministry in a release said both sides held detailed and constructive discussions on various aspects and provisions of the proposed agreement. The ministry said the two countries also held expert-level discussions between the technical experts on the alignment and other details of the proposed corridor. It was agreed to hold the next meeting at Wagah on the 2nd of next month. This will be preceded by a meeting of the technical experts on the 19th of this month at the proposed 0 points to finalize the alignment. The Indian delegation was led by Joint Secretary in the Ministry of Home Affairs, S.C.L. Das. The Pakistan delegation was led by Director General for South Asia and SAARC, Dr. Mohammad Faisal. The Supreme Court today said it will decide first on the preliminary objections raised by the centre and then go into the facts of the Rafale fighter jet deal case. A bench headed by Chief Justice of India, Ranjan Gogoi, wrapped up the hearing on preliminary objections by the centre that review petitioners in the case cannot rely on privileged documents obtained illegally. It will be known later as to when the order will be pronounced on the issue. The bench asked the petitioners, former Union Ministers Yashwant Sinha and Arun Shourie and Advocate Prashant Bhushan, seeking review of its December last year's verdict, to focus on the preliminary objections regarding admissibility of the leaked documents. The Election Commission has ordered an inquiry into activities of RJD President Lalu Prasad on social media. Bihar Chief Electoral Officer H.R. Srinivas said it will be ascertained during inquiry whether Lalu Prasad is handling his Twitter and Facebook accounts inside jail or somebody from outside is handling them. The Chief Electoral Officer said action will be taken against him after inquiry. Lalu Prasad is in jail in Ranchi after he was convicted in the multi-crore fodder scam. In Jammu and Kashmir, Congress, PDP and delegations of various other political parties today met ECI-appointed Special Observers team in Srinagar. This was a follow-up of real assessment exercise by ECI for exploring possibility of holding assembly polls in the state. National Conference did not meet the team of observers. ECI team also had meetings with security and divisional administration officials and other stakeholders to have first-hand account of all aspects of situation in the Kashmir region. The team, comprising Vinod Zutshi, Dr. Noor Mohammed and A.S. Gill, will hold a similar exercise tomorrow in Jammu. The Election Commission held a meeting of central observers in New Delhi today as part of preparations for the upcoming Lok Sabha polls. The meeting was held to brief them about their roles and responsibilities during election duty. This is the first such meeting since election dates were declared earlier this month. The observers are drawn from various central services such as the Indian Revenue Service, the Indian Administrative Service and the Indian Police Service, apart from others. They are considered to be on EC duty till the election process ends. President Ramnath Kovind today conferred 3 Kirti Chakra and 15 Shaurya Chakra to armed forces personnel. And that is the end of this news bulletin.
This is All India Radio, the sports news read by Tanvi Taneja. The headlines. Badminton, Lakshya Sen storms into quarterfinals of China Masters. Gymnastics, Deepa Karmarkar qualifies for final round of Artistic World Cup. Football, Bangladesh and Nepal enter the semi-finals of South Asian Federation Women's Championship. And Special Olympics World Games 2019 begin in Abu Dhabi this evening. Asian junior champion Lakshya Sen stormed into the men's singles quarterfinals of China Masters badminton tournament with an easy straight game victory over Ha Jung-woong of South Korea today. The Indian, who is ranked 104th in the world, won 21-14, 21-15 in a 46-minute contest held at Ling Shui. Sen, who was never really stretched in the match, will take on Chao Cheki of China in the round of 8 match tomorrow. India's Deepa Karmarkar today made it to the vault finals after finishing third in the qualifying round of the Artistic Gymnastics World Cup in Baku, Azerbaijan. The 25-year-old Deepa, who had finished fourth in the event at the 2016 Rio Olympics, performed a higher difficulty hand front 540 vault for the first time in the competition. She scored 14.466 and 14.133 points in the two qualifying round vaults for an average of 14.299. American Jade Carey took the top spot in the qualifying round with an average score of 14.7, while Alexa Moreno of Mexico was second with 14.533. The top 8 finishers in the qualification round will compete in the final. The vault final will be held on Saturday. Bangladesh and hosts Nepal have entered into the semi-finals of the 5th South Asian Football Federation SAF Women's Championship. In a Group A match in Biratnagar today, Bangladesh defeated Bhutan by 2-0. Bangladesh and Nepal have qualified for the last 4 from Group A. Both the teams won their matches against Bhutan. They will now clash in the last match of the group on Saturday. In Group B, Sri Lanka will take on Maldives tomorrow, while defending champion India will play against Sri Lanka on Sunday. Australia clinched the one-day series against India by 3-2 after defeating the hosts by 35 runs in the final ODI at Delhi. Chasing a victory target of 273 runs, India were all out for 237 runs in the stipulated 50 overs. Indian vice-captain Rohit Sharma completed 8,000 runs in ODI cricket. He made 56 runs. Earlier electing to bat after winning the toss, Australia posted 272 for 9 in the stipulated 50 overs. Riding on a fine century by opening batsman Usman Khawaja, who was adjudged man of the match and man of the series. The Supreme Court today appointed senior advocate P.S. Narasimha, who is assisting the Apex Court as an amicus curiae in the BCCI matter, as mediator for resolving various disputes related to cricket administration in the country. A bench of Justices S.A. Bobde and A.M. Spare were informed by Narasimha that former Apex Court Judge Justice retired D.K. Jain has assumed charge as the Ombudsman of Board of Control for Cricket in India. The bench said the game must go on, asking Narasimha to act as mediator in the cricket administration disputes. Special Olympics World Games 2019 begin at Abu Dhabi in UAE this evening. The event has already made history by welcoming a record-breaking 200 nations at the Games. Of the 200 nations, 195 will compete in the Games and 5 will observe. Held in West Asia for the first time, 7,500 athletes will take part in the 24 Olympic-style sports over 7 days. With the highest number of women taking part and the largest number of unified teammates on board, the World Games will capture the attention of the globe. More than 2,500 women will fly the flag for their nation, with almost half of them performing in athletics competitions. Saudi Arabia will send female athletes for the first time, with 14 women participating. Hosts UAE will field its largest ever squad of athletes at the World Games, followed by India and the United States. Joshna Chinnappa's memorable run in the Women's Black Ball Squash Open came to an end after she went down fighting against world number 5 Joelle King in the quarterfinals of the PSA Gold event in Cairo. Seeded 3, King won the 64-minute engrossing match 7-11, 12-10, 2-11, 11-5, 11-8 to become the only non-Egyptian to enter the last 4 yesterday. It was a tight match, with Joshna leading 2-1 at one stage, but as the experienced New Zealander was to admit, she had to dig deep into her reserves to ensure that the Indian was not going to have it easy. As the contest wore on, Joshna lost the earlier grip. And that is the end of this Sports News Bulletin.